हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में शिक्षक तकनीकी और आईसीटी के अंतर्गत शिक्षण जो एक विषय एक टॉपिक है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का मूल तत्व शिक्षण। और शिक्षण को यदि शिक्षण प्रक्रिया से हटाकर सोचा जाए तो ये इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है। तो हम शिक्षण प्रक्रिया के मूल तत्वों को, शिक्षण प्रक्रिया के चरों को, शिक्षण की परिभाषाओं को और उसके भिन्न भिन्न उससे संबंधित अलग अलग जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम सारे के सारे जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षण के जो अलग अलग तरीके हैं जिसमें शिक्षण, अनुदेशन और कंडीशनिंग, लास्ट वीडियो के लास्ट में हम ये सब चीज़ें भी समझेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप शिक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पूरी बारीकियों के साथ आप समझ सकते हैं। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए जल्द से शुरू करते हैं। शिक्षण क्या है? हम बचपन से ही विद्यालयों में हमने पढ़ा, हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया, हमने कोचिंग्स ली, कोचिंग में हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, हमारे परिवार में, हमारे समाज ने हमें कुछ सिखाया, हमारे फैमिली के अंदर जो भी हमारे गार्जियंस हैं उन्होंने हमें सिखाया। तो ये सब की सब चीज़ें जो है वो सिखाने से संबंधित हैं, तो हम इसे शिक्षण कह सकते हैं। लेकिन शिक्षण जो है वह औपचारिक कक्षाओं में विद्यालयों के अंतर्गत ही सिखाया जाता है। तो शिक्षण के 3 रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। इसमें हम यहाँ पर कौन से शिक्षण की बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर औपचारिक शिक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि विद्यालयिक परिवेश में, विद्यालय के अंतर्गत कक्षाओं में औपचारिक प्रक्रिया द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम उस शिक्षण की बात करें तो आइए शुरू करते हैं और इसके एक एक पहलू को हम पूरी बारीकी के साथ जो है समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण जिसे हम अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं और उसका अर्थ है सिखाना। शिक्षण अर्थात सिखाना। तो सिखाना एक अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो काफ़ी संकुचित अर्थ ये हो जाता है। अगर व्यापक अर्थों में देखा जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि देश के सामाजिक, आर्थिक, शासन प्रणाली और मूल्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से प्रभावित करती है। क्योंकि हमारे विद्यालयों में हमारे शिक्षक हमारे देश के भविष्य को निर्मित कर रहे हैं, उसे गढ़ रहे हैं, उसे बना रहे हैं, ठीक है। और कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके सबसे पहली लाइन भी इसी से शुरू होती है कि हमारे देश का भविष्य हमारी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये जो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट, उसकी ये पहली लाइन शिक्षण के महत्व को बखूबी समझा रही है, बता रही है, ठीक है। तो आइए आगे की चीज़ों को हम समझते हैं। तो शिक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण जो है किसी प्रत्येक देश के, आप कह सकते हैं पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक, शासन प्रणाली और मूल्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करती है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को उनके जो है विषय से संबंधित ज्ञान, उनके व्यक्तित्व, आचरण, समाज और उनके परिवेश से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान को जो है ना बताया जाता है, जिसका प्रयोग वह आगे चलकर समाज में करते हैं और एक उन्नत और विकासशील समाज का निर्माण करते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थियों के द्वारा एक उन्नत
राष्ट्र के निर्माण में अपना अपना योगदान जो है वो दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक शिक्षित छात्र, एक शिक्षित विद्यार्थी ही भविष्य का एक अच्छा नागरिक हो सकता है और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो आशा है अब आगे चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं कि परिभाषाएं विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षण के संबंध में दी गई हैं। तो वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अर्थात शिक्षण क्या है, कोई एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी इसको प्रक्रिया कहा गया, और ऐसी प्रक्रिया कहा गया जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने में उसकी सहायता करता है, यानी शिक्षण सहायता करने की प्रक्रिया है। एलन गेज कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव किसके बीच, तो छात्रों और शिक्षकों के बीच का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आप वांछित परिवर्तन लाने का तात्पर्य कि इसके उद्देश्य पहले से पूर्व निर्धारित होंगे, तभी तो आप वांछित परिवर्तन लाना, जो आप चाहते हैं वो परिवर्तन उस विद्यार्थी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी की तरह जो है एक अगली परिभाषा रायंस ने दी है, और उन्होंने कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, दूसरों को दिशा निर्देश देना और भिन्न भिन्न तरीके से उन्हें अलग अलग कौशलों को, ज्ञान को सीखने में उनको निर्देशन प्रदान करना जो है शिक्षण कहलाता है। अन्य परिभाषाएं भी यहाँ पर हैं, जिसमें से जेम्स ए थाइन के अनुसार कहते हैं समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यानी शिक्षण का यदि आप अर्थ एक वाक्य में कहें, एक कुछ शब्दों में अगर सीमित करना चाहें, तो वह है सीखने में वृद्धि करना। यदि हम किसी भी प्रकार के सीखने में वृद्धि कर रहे हैं किसी विद्यार्थी में, तो वो समस्त उसे हम शिक्षण ही कहेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। के.पी. पांडे के अनुसार जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं। तो क्या है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रभाव निर्देशित क्रिया है। ठीक है, और यह विशिष्ट रूप से संरचित विषय वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब ये पूर्व निर्धारित एक विशेष रूप से उद्देश्यों के अनुसार विषय वस्तु जो निर्मित की गई होगी वो संरचित या स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, द्वारा अधिगमकर्ता को प्रभावित करती है। प्रभावित करने का मतलब उसे कुछ इस प्रकार से उद्दीपित करती है कि वह चीज़ों को सीखे। एडमंड एमिडन के अनुसार परिभाषा शिक्षण की यहाँ पर यह है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र के बीच अंतः प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी वार्ता, कक्षा वार्ता, यानी कक्षा में जो शिक्षक व छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। यानी कक्षा वार्ता जो होती है वह कुछ परिभाषित क्रियाओं के अंतर्गत होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये परिभाषाएं शिक्षण के कॉन्सेप्ट को एक मौलिक अर्थ प्रदान करती हैं, उसे सुपरिभाषित करती हैं। ठीक है ना। तो इन परिभाषाओं के द्वारा हम शिक्षण के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और साथ ही साथ उसकी विशेषताओं को, उसके महत्व को भी हम समझ सकते हैं। तो आइए कुछ और परिभाषा को हम देखते हैं। तो यदि इन सभी परिभाषाओं को कंक्लूड किया जाए एक में, तो कंक्लूड करने पे डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने इन सभी परिभाषाओं को संयुक्त करते हुए एक परिभाषा दी, जिसमें ये कहा कि शिक्षण प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है, अर्थात इसमें एक व्यवस्था केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कई सारी प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ज्ञान प्रदान करने के लिए और शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके की क्रियाएं करता है, उपयुक्त जो है क्रियाएं करता है, जो आवश्यक हों वो क्रियाएं करता है, और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ, ध्यान दीजिएगा, आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।
ठीक है। तो ये जो परिभाषा है ये शिक्षण के सभी परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक रूप से शिक्षण के अर्थ को बता रही है। ठीक है, आशा है आपको शिक्षण जो है वो समझ में आया होगा, है ना, कि शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें दूसरों को ज्ञान प्रदान किया जाता है ना, और ये प्रक्रियाएं संरचित विषय वस्तु के अंतर्गत की जाती हैं, और इसके लिए जो शिक्षक होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और किस तरीके से आत्मीयता के साथ उनमें, उनके व्यवहार में, उनके कौशलों में, है ना, वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण की परिभाषाएं हुई। बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को हम यहाँ पर समझेंगे। प्रकृति विशेषताएं जो है इन्हीं परिभाषाओं से जो है निर्गत की जाती हैं, इन्हीं परिभाषाओं से हम इनको जान सकते हैं। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहली विशेषता यहाँ पर शिक्षण क्या है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की व्यवस्थित और प्रभावशाली जो है, शिक्षण अधिगम की क्रियाओं को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है, ये इसका महत्व है। ठीक है, शिक्षण की समस्त क्रियाओं का आधार क्या है? मनोविज्ञान, यानी सब की सब जो शिक्षण क्रियाएं हैं वो सब मनोविज्ञान पर आधारित हैं। यानी कि विद्यार्थी के अनुसार विद्यार्थी की मानसिक स्थिति, उसके व्यक्तित्व और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है, अर्थात यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके दो प्रमुख अंग हैं जो कि एडम्स ने बताया, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी, दो प्रमुख अंग हैं। वैसे ये चीज़ जो है एडम्स ने कही, एडम्स ने दो ध्रुव बताए, एक शिक्षक और दूसरा जो है शिक्षार्थी। लेकिन यहीं पर जॉन ड्यूवी ने पाठ्यक्रम को भी विशेष महत्व देते हुए शिक्षण के 3 ध्रुवों की विवेचना की है ना। जॉन ड्यूवी ने जो है 3 ध्रुवों की चर्चा की है। वो 3 ध्रुव हैं, पहला शिक्षक, और दूसरा जो है विद्यार्थी, और तीसरा ध्रुव उन्होंने जो इसमें ऐड किया वो है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे की बात करते हैं, जिसमें से दो प्रमुख अंग शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षण की दो प्रमुख अंग, ठीक है ना। उसके बाद यह कार्य ज्ञान प्रदान करता है, यानी कार्य के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण क्या करना है, ठीक है। शिक्षण मार्गदर्शन करते हुए क्रियाशील बनाए रखता है, अर्थात एक शिक्षण जो है एक शिक्षक को शिक्षक का मार्गदर्शन करता है, और साथ ही साथ न केवल शिक्षक का अपितु विद्यार्थी का भी मार्गदर्शन करता है, और दोनों के बीच चूँकि यह परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित है, इसलिए ये दोनों को ही क्रियाशील बनाए रखता है। शिक्षण कला भी है और एक विज्ञान भी है। शिक्षण कला कैसे है? तो शिक्षण विद्यार्थी को सिखाने के लिए आत्मीयता के साथ, उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उसकी ज्ञान के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर, उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों द्वारा किसी विषय वस्तु को विद्यार्थी को सिखाते हैं। तो ये एक कला है। और विज्ञान कैसे है? क्योंकि ये जो शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण में जितनी भी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। सामाजिक और दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, यानी समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षण प्रक्रिया यह चलाई जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक कला है, क्योंकि इसमें कौशलों की आवश्यकता होती है, और विज्ञान भी है, क्योंकि ये जो कौशल हैं वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे कला और विज्ञान दोनों कह सकते हैं। यह एक कौशल युक्त क्रिया है। देखिए यहाँ पर अगली लाइन में यहाँ पर है भी, है ना, यह एक कौशल युक्त क्रिया है, इसलिए ये कला है, और मैंने वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, इसलिए ये विज्ञान भी है। शिक्षा में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार निहित होते हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें सांकेतिक व्यवहार, क्रियात्मक और शाब्दिक तीनों ही प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं, जिसको हम शाब्दिक, अशाब्दिक, अंतःक्रिया कहा जाता है, जिसको जो है आगे
के भिन्न भिन्न सिद्धांतों में जो है, अलग अलग सिद्धांतों में इसको व्यक्त किया गया है। उसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षण का, इसका अर्थ जो है अधिगम और शिक्षण की समस्त क्रियाओं के संगठन से संबंधित है ना? यानी शिक्षण अधिगम के बीच जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी का संगठन शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षण कौन सी प्रक्रिया हुई? एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं और उसके उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ठीक है, वांछित परिवर्तन लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं का संपादन किया जाता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप शिक्षण और सिखाने वाली परिस्थितियों के बीच संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं विशेषताओं के संबंध में रही। आगे की चीज़ों को हम अब यहाँ पर समझेंगे। शिक्षण के प्रकारों की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण आपने देखा होगा, शिक्षण को अलग अलग तरीके से हमने देखा है। कई प्रकार के कक्षागत शिक्षण है, हम बाहर भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, है ना? शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति इत्यादि, है ना? आपने देखा होगा कि हम कक्षाओं में बैठ के पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो या फिर हम किस पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं, पत्राचार द्वारा, बिना विद्यालय में जाए। तो कहने का मतलब शिक्षण कई तरीके का हो सकता है। तो शिक्षण को भिन्न भिन्न आधारों पर कई वर्गों में जो है विभक्त किया गया है। उन्हीं सभी वर्गों को हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो सबसे पहली चीज़ जो प्रशासन के आधार पर, यानी कि कक्षागत कक्षाओं में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किस तरीके का व्यवहार होता है, या एक शिक्षक किस तरीके का प्रशासन का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है, उसके आधार पर 3 भागों में यहाँ पर बांटे जा सकते हैं। सबसे पहला है एकतंत्रीय शिक्षण या ऑटोक्रेटिक टीचिंग इसको कहते हैं। ठीक है ना? दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण या डेमोक्रेटिक, और तीसरा क्या है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तीनों का क्या अर्थ है, एक एक लाइन में हम यहाँ पर संक्षेप में समझेंगे। एकतंत्रीय शिक्षण क्या है? जब शिक्षक शिक्षण के दौरान स्वयं को महत्व देता है, यानी अपने अनुसार बिना विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करता है, तो ये एकतंत्रीय शिक्षण कहलाता है। ठीक है। दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण, अर्थात ऐसा शिक्षण जिसमें केवल और केवल विद्यार्थी के हितों का, उसकी आवश्यकताओं का, रुचियों का ध्यान रखते हुए शिक्षक जो है शिक्षण विधियों को और अन्य प्रक्रियाओं में जो भी चीज़ें उपयोग हो रही हैं उन सब को विद्यार्थियों के केंद्र में रखकर जो है यदि शिक्षण किया जा रहा है तो ये लोकतंत्रीय शिक्षण या डेमोक्रेटिक टीचिंग कहलाएगी। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ गया। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण का मतलब विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और शिक्षक की उपस्थिति एकमात्र सहायक के रूप में हो, तो ये जो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहलाता है। अर्थात इस शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, शिक्षक की उपस्थिति मात्र एक सहयोगी के रूप में होती है। विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो इसको इस तरह की शिक्षण प्रणाली जब हम देखते हैं तो इसे हम हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वरूप के आधार पर ध्यान दीजिएगा, स्वरूप के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं यहाँ पर। वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा निदानात्मक शिक्षण और तीसरा जो है उपचारात्मक शिक्षण, है ना? समझ बात आ रही है? तो वर्णनात्मक शिक्षण यहाँ पर क्या होता है? वर्णनात्मक शिक्षण, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जब शिक्षक किसी विषय वस्तु को समझाता है, किसी टॉपिक को समझाता है और समझाते हुए समझाते हुए किसी चीज़ को शिक्षक विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करता है, पूछता है और कुछ बताता है, तो इस तरह के शिक्षण को वर्णनात्मक शिक्षण कहते हैं। दूसरा निदानात्मक शिक्षण, जब शिक्षक विद्यार्थियों में छुपे हुए दोषों को
उनके अंदर जो कमियां हैं उनको पहचानने के लिए यदि शिक्षण करता है तो वो निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और तीसरा उपचारात्मक शिक्षण, यदि विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ाया जाए, इसलिए शिक्षण किया जाए ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उन दोषों को दूर किया जा सके, तो इसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। ठीक है ना। बात करेंगे आगे व्यवस्था के आधार पर औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। देखिए व्यवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको मैंने अभी इसका नाम भी थोड़ी देर पहले लिया था। तो ये है क्या, ये समझ लेते हैं। औपचारिक शिक्षण वह शिक्षण जो कि कक्षाओं के अंतर्गत, विद्यालय में कक्षाओं के अंतर्गत एक निर्धारित समय आयावधि, एक निर्धारित पाठ्यक्रम है ना, और विशेष विधियों द्वारा जब शिक्षण किया जाता है तो ये औपचारिक शिक्षण कहलाता है। विद्यालयों में जो हम पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षण है। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षण वह शिक्षण जो विद्यालयों के अंतर्गत नहीं होता है, विद्यालयी बंधन से मुक्त रहकर बाहर की ओर जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। निरौपचारिक शिक्षण दोनों के बीच का शिक्षण है, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का शिक्षण, जिसमें लचीला पाठ्यक्रम, लचीली समयावधि और विद्यालयी नियमों में, जो विद्यालय के संबंध में जो नियम होते हैं उनमें कुछ लचीलापन होता है, उसे हम निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा या पत्राचार शिक्षा, ये जो अलग शिक्षा की जो प्रणालियां हैं वह निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण। बात करेंगे आगे शिक्षण के स्तरों के आधार पर हम शिक्षण करते हैं, तो हम विद्यार्थी के किस मानसिक स्तर का उपयोग करते हुए शिक्षण कर रहे हैं, उन मानसिक स्तरों को ही शिक्षण के स्तर कहते हैं। तो उसमें 3 स्तर जो हैं होते हैं, और उन जब इन तीनों स्तरों का शिक्षण किया जाएगा तो वो कहलाएगा शिक्षण के स्तर। तो उसमें वो 3 स्तर कौन से हैं? सबसे पहला जो स्तर है शिक्षण का स्तर वह है स्मृति स्तर का शिक्षण, अर्थात जब इस प्रकार से शिक्षण किया जाए जिसमें विद्यार्थियों को चीज़ें याद करने पर बल दिया जाएगा, तो ये स्मृति स्तर का शिक्षण कहलाएगा। दूसरा अवबोध स्तर का शिक्षण, अवबोध का स्तर का शिक्षण जिसे कहेंगे जिसमें विद्यार्थी को विषय वस्तु के संबंध में एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाने के लिए सिखाया जाए, तो ऐसे शिक्षण को अवबोध स्तर का शिक्षण कहते हैं, यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु के संबंध में एक मानसिक संप्रत्यय, एक मानसिक चित्र जब विद्यार्थी के दिमाग में बन जाता है और इस प्रकार से शिक्षण कराया जाए कि वो मानसिक चित्र को अपने मस्तिष्क में बना ले, एक कॉन्सेप्ट बना ले, तो उसे हम अवबोध स्तर का शिक्षण कहेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे उच्चतम स्तर का शिक्षण है, जिसे हम चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं, वह विद्यार्थियों की समझ को विकसित करने के लिए, उनके सोचने की क्षमताओं को विकसित करने के लिए जो शिक्षण किया जाएगा उसे हम चिंतन स्तर का शिक्षण कहेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो ये जान लीजिए कि इन 3 स्तरों को हम एक अलग वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं, और इस पर इससे संबंधित जो शिक्षण के उपागम हैं और उनको हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये 3 जो शिक्षण के स्तर हैं, इन तीनों स्तरों को हम एक नए वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग कंपटीशंस में भी और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी लगातार जो है वो पूछता रहता है। ठीक है, तो ये सारांश में आपको तीनों स्तर का अर्थ समझ में आ गया होगा, आशा है। अब आगे हम जो है वो बढ़ेंगे। ठीक, शिक्षण के प्रकारों के बाद आगे जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। शिक्षण के चर, इंपॉर्टेंट चीज़, शिक्षण के चर क्या क्या हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षण में सबसे प्रमुख मानी जाती हैं, वही शिक्षण के चर कहलाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। जो शिक्षण के चर हैं, इन्हीं तीनों चरों पर को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण क्रियाओं और सभी शिक्षण की व्यवस्थाओं को निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण का जो सबसे पहला चर है, जिसे हम स्वतंत्र चर भी कह सकते हैं, वह है शिक्षक। दूसरा जिसे हम आश्रित चर कह सकते हैं वो है विद्यार्थी, और तीसरा जो है हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर, जिसे हम विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ, व्यूह रचनाएं इत्यादि शिक्षण प्रक्रिया में जो सहायक चीज़ें हैं, है ना, यानी कि शिक्षक
और शिक्षार्थी को के बीच परस्पर अंतःक्रिया के लिए जो सहायक चीज़ें हैं वो सब की सब हस्तक्षेपी चर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यही शिक्षण के 3 ध्रुव भी हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और ये पाठ्यक्रम, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षण मित्र। तो आप जान लीजिए स्वतंत्र और आश्रित हस्तक्षेपी चर क्या होते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने इसको पढ़ा भी होगा, यहाँ भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनका प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ता है, वह स्वतंत्र चर कहलाते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आश्रित चर क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाएंगे, जिन चरों का प्रभाव किसी दूसरे चर पर पड़ता है, तो ये जो दूसरा वाला चर है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह आश्रित चर कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव पड़ रहा है वह स्वतंत्र चर है और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह आश्रित चर है। तो यहाँ पर शिक्षक है और शिक्षक का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो शिक्षार्थी पर पड़ रहा है, ठीक है डियर। तो इसको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे स्वतंत्र चर शिक्षक को, और आश्रित चर जो है वो विद्यार्थी को कहेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, आश्रित चर किसको कहेंगे, विद्यार्थी को कहेंगे, ठीक, विद्यार्थी या शिक्षार्थी को, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों के बीच ये प्रभाव पड़ेगा, किस चीज़ का पड़ेगा भाई, किसका पड़ेगा। जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ होगी, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी या कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके उपयोग द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को प्रभावित करता है। उन्हीं परिस्थितियां, उन्हीं गुणों या उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कारकों को हम हस्तक्षेपी चर कहते हैं। पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, युक्तियां, व्यूहरचनाएं इत्यादि का उपयोग करके शिक्षक अपने प्रभाव को विद्यार्थियों पर डालता है, उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें उत्तेजित करता है, जिससे वो कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आशा है बातें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के चरों के कार्य क्या हैं, कार्य उनके हम यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षण के चरों के कार्य, तो सबसे पहला निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य का मतलब वे सभी कार्य जिसमें विषय वस्तु यानी चीज़ों की पहचान की जाती है, पहचानने वाले कार्य, ठीक है। तो पहचानने वाले कार्यों में कुछ कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया। समस्या का विश्लेषण, शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, ठीक है। शिक्षण के जो चर हैं इनके कार्य क्या है, शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, शिक्षण के दौरान जो भी समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करना। दूसरा, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है, वो भी शिक्षण के चरों का ही कार्य है। दूसरा हो गया, बात करेंगे तीसरा, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अर्थात एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्णतया भिन्न है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो है फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, और उन्होंने ये बताया कि एक विद्यार्थी प्रत्येक दूसरे विद्यार्थी से सर्वथा भिन्न है, एक दूसरे की तुलना करना ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान करना भी शिक्षण के चरों का निदानात्मक कार्य है, पहचान करना, ठीक है। चौथी, कार्य विश्लेषण, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में जो भी कार्य किए जाने वाले हैं उन कार्यों का विश्लेषण, जिसमें पाठ्य सामग्रियां है ना, विषय वस्तुएं इत्यादि जो है कार्य विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं, है ना। दूसरा कार्य उपचारात्मक कार्य, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। कौन कौन से उपचारात्मक कार्य का मतलब कि शिक्षण के दौरान जो उपचार दिए जाएंगे, है ना, यानी शिक्षण के दौरान जो क्रिया की जाती है उसको हम उपचारात्मक कार्यों के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला सबसे शिक्षण कौशल, शिक्षण नीति या युक्तियों का चुनाव करना, पहला उपचारात्मक कार्य। दूसरा, पृष्ठपोषण की प्रविधियों की व्यवस्था करना, ठीक है ना, अर्थात विद्यार्थियों से जो पृष्ठपोषण प्राप्त होता है उसकी व्यवस्था करना जो है ये भी उपचारात्मक कार्य है। तीसरा है निदान के अनुसार उपचार करना, अर्थात जो चीज़ें पहचानी गई थी, जो कमियां हमने कार्य विश्लेषण के दौरान जो है पाया था, उन कमियों को दूर करना, उनके कमियों के अनुसार कुछ उपचार देना, ये तीसरा कार्य है, ठीक है। बात करेंगे आगे मूल्यांकन कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि शिक्षण के प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों
के अंतिम ज्ञान की जांच करना कि उन्होंने क्या सीखा। ठीक है, तो मानदंड के आधार पर परीक्षण की रचना करना, पहले से कुछ निर्धारित मानदंड जो इनको पहले से जो क्राइटेरिया हमने निर्धारित कर लिया है, जिसे हम अंग्रेजी में क्राइटेरिया और हिंदी में मानदंड कहते हैं। ठीक है, तो मानदंड के आधार पर एक परीक्षण की रचना करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, अर्थात जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था, जो हमने मानक निर्धारित किया था, उसके अनुसार व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ उसका मूल्यांकन करना। और उसके बाद तीसरी चीज़ निदानात्मक चरों की पहचान करना, है ना, ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा मूल्यांकन में जो कमियां पाई जा रही हैं या फिर जो कुछ आगे चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, उन सभी चीज़ों की, उन सभी चरों की पहचान करना, निदानात्मक चरों की पहचान करना कहलाता है। ठीक है, फिर आगे की प्रक्रियाएं जो है इसी प्रकार से चलती रहती हैं शिक्षण के अंतर्गत। ठीक, बात करेंगे शिक्षण और शिक्षा। शिक्षण और शिक्षा क्या है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, शिक्षण और शिक्षा। तो शिक्षण देखिए, शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षाओं में की जाती है प्रभावी विधियों द्वारा, और यह शिक्षकों के द्वारा की जाती है। अर्थात शिक्षण के द्वारा शिक्षा प्रभाव को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यह शिक्षा के अंतर्गत आती है और एक संकुचित प्रकरण है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, एक सिकड़ा हुआ रूप है। शिक्षा एक व्यापक चीज़ है जो मानव जीवन के समस्त पहलुओं को सम्मिलित करती है, परंतु शिक्षण उसका एक भाग है जिसमें जिसमें व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता की जाती है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिक्षण एक संकुचित प्रकरण है और स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम तक ही केवल ये सीमित रहता है। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यापक स्वरूप वाला पद है। शिक्षा एक व्यापक स्वरूप वाला जो जीवन पर्यंत चलते हुए बालक के सर्वांगीण विकास हेतु औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से राष्ट्र व समाज के व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण के समस्त पहलुओं पर ध्यान देता है। ठीक है ना, अर्थात ये शिक्षण एक संकुचित रूप है और शिक्षा एक व्यापक रूप है, एक विस्तृत रूप है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। आजीवन विद्यार्थी इसको सीखता रहता है और अपने जो है अपने सर्वांगीण विकास किसी भी व्यक्ति का जो है वो शिक्षा द्वारा होता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और शिक्षा के अंतर्गत केवल कक्षा शिक्षण ही नहीं, बल्कि कक्षा के बाहर समस्त स्थानों पर जो भी कुछ हम सीखते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से हम दोनों ही प्रकार के पहलुओं को हम इसमें शामिल करते हैं शिक्षा के अंतर्गत। और विद्यार्थी के समाज और राष्ट्र के व्यापक उद्देश्यों को की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को जब हम तैयार करते हैं तो ये जो है शिक्षा के अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं, और ये उन सभी पहलुओं पर ध्यान देता है जिससे विद्यार्थी या किसी व्यक्ति द्वारा समाज और राष्ट्र के, हम कह सकते हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो शिक्षा और शिक्षण में व्यापक अंतर है। नाम जो है सुनने में एक जैसा लग रहा है, परंतु ये दोनों चीज़ें काफ़ी अंतर वाली हैं। ठीक है, चलिए शिक्षण और अधिगम क्या है। शिक्षा और शिक्षण की बात तो हमने समझ ली, शिक्षण और अधिगम क्या है तो ध्यान दीजिएगा। शिक्षण का अर्थ हुआ सिखाना, तो हम सिखाएंगे क्या, जाहिर सी बात है कोई विषय वस्तु, कोई कौशल, कोई ज्ञान विद्यार्थी को सिखाया जाएगा और विद्यार्थी उसे सीखेगा, है ना। अर्थात यदि कोई सीखने वाला ही नहीं है तो शिक्षण का अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण और शिक्षा के अतिरिक्त जो शिक्षण और अधिगम है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात यदि कोई सिखाने वाला है तो उस सिखाई गई चीज़ को कोई सीखने वाला भी है ना। यानी सिखाने वाले का अस्तित्व तभी है जब कोई सीखने वाला उसके सामने हो। समझ में बात आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षण और अधिगम, जिसे हम आम भाषा में जो है सीखना भी कह सकते हैं सॉरी, ये जो है शिक्षण का अर्थ हुआ सिखाना और अधिगम का अर्थ हुआ सीखना। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी।
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। समझ में आ रहा है? तो शिक्षण द्वारा शिक्षा अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और अधिगम की मात्रा के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि शिक्षण के किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। शिक्षण बाह्य पराक्रम है, परंतु अधिगम मानसिक क्रिया है। बहुत अच्छी यहाँ पर बात यहाँ पर लिखी हुई है कि शिक्षण बाह्य प्रक्रम है, यानी शिक्षण किसी व्यक्ति द्वारा या बाहरी वातावरण द्वारा विद्यार्थी सीखता है, परंतु अधिगम एक मानसिक क्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करना सीखता है और उनके द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक, तो शिक्षण क्या हुआ, एक बाह्य प्रक्रम है, परंतु अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसी के संबंध में बर्टन का एक कथन है कि शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पथ प्रदर्शन व उत्साहवर्धन है। ठीक है ना, यानी सीखने के लिए यदि उद्दीपन, मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन किया जा रहा है, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, तो यही शिक्षण है। अर्थात शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से अंतर संबंधित हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्मिथ ने इसी संबंध में परिभाषा कही कि शिक्षण क्रियाओं का ऐसा समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। शिक्षण और अनुदेशन में अंतर हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर तीन चीजें हैं, शिक्षण, अधिगम और शिक्षण अनुदेशन और कंडीशनिंग या शर्तांकन भी कह सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीज़ों को आप समझिएगा। है ना। तो वीडियो में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमने कई चीज़ें अभी तक इसमें समझ ली हैं। ये भी इस वीडियो का काफ़ी मुख्य भाग है, तो इसको भी आप अच्छे से समझें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, शिक्षण, अनुदेशन और शर्तांकन या कंडीशनिंग, ये क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही सिखाने की ही विधियां हैं। शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया गया है, अर्थात ये तीनों ही सिखाने किससे संबंधित हैं? तीनों ही क्या है? सिखाने से संबंधित है, लेकिन प्रक्रिया में कुछ भिन्नता है। अंतर क्या है? सिखाने की प्रक्रिया में भिन्नता जो है इसमें है। तो आइए समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं। तीनों ही शब्द शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहला शिक्षण। शिक्षण क्या है? तो अभी तक हमने शिक्षण पे ही बात की है काफ़ी इस पूरी वीडियो में। ठीक है ना। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल, सोचने की क्षमता और मूल्यों को सिखाने पर कार्य करता है। ठीक है, और ये एक व्यापक और समग्र प्रक्रिया है। ठीक, जो छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित होती है। ये तो हम इस वीडियो में समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के उद्देश्य क्या है? अर्थात शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को दीर्घकालिक ज्ञान, समझ और कौशल को प्रदान करना है। एक लंबे समय तक स्थायी रहने वाले ज्ञान के संबंध में जो कौशल, जो ज्ञान हम प्रदान करते हैं, वो सब शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी का उपयोग करके वो अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न संदर्भों में इस ज्ञान का, इस कौशल का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम शिक्षण कहेंगे। शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? सिखाने की विधियां, तो इसमें कक्षा शिक्षण में व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, प्रायोगिक विधि, संवाद विधि, चर्चाएं और भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां जो हैं जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। दोनों ओर से द्विमार्गी संप्रेषण यहाँ पर जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो वो शिक्षण के अंतर्गत वे सभी विधियां आ जाएंगी। ठीक है, उदाहरण भी देखिए यहाँ पर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समझा रहा है ताकि वे इसका विश्लेषण और व्याख्या कर सकें। ठीक है ना। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को जो हम सिखाते हैं, जब लेके किसी विद्यार्थी को, तो हम उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, वो है क्या, उसकी परिभाषाओं को बताएंगे, उसके उपयोग को बताएंगे, जिससे विद्यार्थी एक कॉन्सेप्ट का जो है निर्माण अब कर सके और आवश्यकता पड़ने पर इसका जो है विश्लेषण भी कर सके और अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को बता सके, परीक्षाओं में लिख सके। ठीक है, तो और उसकी व्याख्या कर सके। तो ये शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। बात करेंगे अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? ये भी सिखाने से संबंधित ही है,
लेकिन प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता है। यहाँ पर अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी विशेष सामग्री या कौशल को सीखने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है। यह एक अधिक संरचित और व्यवस्थित तरीका है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि अनुदेशन के अंतर्गत विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए या फिर टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होता अनुदेशन के अंतर्गत। इसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि जिसे हम एक शिक्षक भी कह सकते हैं। वह अनुदेशक विद्यार्थियों को किसी कौशलों के संबंध में प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है ना, और व्यक्ति या विद्यार्थी इसको पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है? और उन्हें गाइड करता है। विद्यार्थियों की ओर से जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, वह बहुत कम प्राप्त होती है। हालांकि शिक्षण में ऐसा नहीं होता। शिक्षण जो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है, परंतु अनुदेशन में ऐसा नहीं होता। अनुदेशन में शिक्षक ही या अनुदेशक ही पूर्ण रूप से प्रशिक्षण का कार्य करवाता है। किसको? विद्यार्थियों को, सीखने वाले को। ठीक है ना? समझ में आ गया? अर्थात जैसे कि कोई पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें शारीरिक प्रशिक्षण कराया जाता है। आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वो क्या है? वो एक तरीके का अनुदेशन ही है। समझ में आ रहा है ना? उसमें विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रशिक्षण कराया जाता है, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है इस तरह से करना है, यानी कुछ शिक्षण कौशलों को सिखाने से संबंध में निर्देश दिए जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके का जो शिक्षण कहलाएगा जिसमें शिक्षक ही किसी चीज़ को विद्यार्थियों को सिखाता है। विद्यार्थियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया बहुत ही कम या नहीं आती है, तो इसे हम अनुदेशन कहेंगे। उद्देश्य क्या है? अनुदेशन का उद्देश्य विशेष जानकारी या कौशलों को छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। यह एक सीमित और निर्धारित समय में किसी विशेष विषय को सिखाने पर केंद्रित होती है। ठीक है ना? इसके लिए एक समय निर्धारित होता है, सीमित समय होता है, सीमित विषय वस्तु होती है, और उसको एक ट्रेनिंग के रूप में, है ना, सिखाने का प्रयास किया जाता है। विधियां कौन कौन सी? सीधे निर्देश देना, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना, अभ्यास या व्याख्या करने की क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को गणित के समीकरणों को हल करना सिखा रहा है ताकि वो उसे एक चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप वे में सीख सकें। ठीक है? तो किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, इसके पहले क्या करना है, उसका अगला स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, 3-4 स्टेप को एकदम ट्रेंड प्रशिक्षित कर दिया जाए विद्यार्थियों को। तो ये किस तरीके का शिक्षण हो गया? ये अनुदेशन कहला गया। समझ में आ रहा है ना? इसमें अब समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें व्याख्या करने की कोई बात नहीं है ना? हम विद्यार्थियों को उस समीकरण को पूरा हल करना समझा दे रहे हैं। अब वो इसी स्टेप का पालन जो है बार बार करते रहेंगे, उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, उस कौशल को करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है? तो ये अनुदेशन कहलाएगा। बात करेंगे आगे, शर्तांकन या कंडीशनिंग। ठीक है? यहाँ पर आप देखिए उसी चीज़ को मैंने अब समझाया अलग अलग एक्सप्लेनेशन के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षण जो है, शिक्षण यहाँ पर है वह छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित होता है, परंतु अनुदेशन किसी विशेष कौशल या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे शर्तांकन या कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग, ठीक है, ये आपने मनोविज्ञान के शास्त्रीय अनुबंधन का क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ा होगा, IP पावलाव का। तो वहाँ पर ये कंडीशनिंग, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो शब्द आपको सुनने को मिला होगा। वही चीज़ यहाँ पे, वहाँ पे पावलाव ने कुत्ते को घंटी और भोजन के, कुत्ते के लार का गिरना और घंटी के बीच, कुत्ते का लार गिरना और जो भोजन है उसके बीच घंटी का संबंध भोजन से करा दिया था। समझ में आ रहा है? तो पहले भोजन को देखकर लार गिरती थी, लेकिन बाद में भोजन को हटाने पर सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते का लार गिरने लगता था। यानी कुत्ता भोजन को बिना देखे केवल और केवल घंटी की आवाज़ सुन के ही लार गिरना सीख गया। समझ में आ रहा है? अर्थात उसे ऐसा लग रहा है कि हमने भोजन पा लिया सिर्फ आवाज़ से। ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक
उद्दीपक को किसी दूसरे उद्दीपक से रिप्लेस कर दिया जा रहा है, एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से इसमें कुछ ट्रेनिंग की जाती है, इस प्रकार से कुछ सिखा दिया जाता है ना। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है। शर्तांकन एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या जानवर के व्यवहार को पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या परिणामों के माध्यम से बदल दिया जाता है। देखा, यही चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, कि एक उद्दीपक को किसी दूसरे उद्दीपक से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम शर्तांकन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और पावलोव ने ऐसा ही किया था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने मम्मी या पापा को मार्केट से आते हुए देखते हैं जब हैं, तो उन्हें उन्हें खुशी होती है कि मेरे पिता ने, हमारे माता ने कुछ हमारे लिए लाया होगा, कुछ खाने के लिए लाया होगा देखने के बाद। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो इन चीज़ों को अभी उनके गार्जियन घर में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी पैरों की सिर्फ आवाज़ सुनकर ही वो पहचान जाते हैं कि हाँ वो आ गए होंगे और वो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाए होंगे। तो क्या हुआ, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने के बजाय अब वो केवल उनके पैरों की आवाज़ के द्वारा ही समझ जा रहे हैं कि दरवाजे पर हमारे पिता या माता आ गए हैं। तो ये क्या हुआ, एक रिप्लेस हो गया, है ना, ये रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है शर्तांकन का ही, कंडीशनिंग का ही। ठीक है, पावलोव ने इसका उपयोग किया था लार और भोजन के बीच घंटी से रिप्लेस करके। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, शर्तांकन का उद्देश्य किसी विशेष व्यवहार को उत्पन्न करना या बदल देना है जिसमें हम किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ा सकें। अर्थात कंडीशनिंग क्या है, किसी एक ऐसे व्यवहार को उत्पन्न कर देना है या उस व्यवहार को बदल देना है जिससे किसी विशेष प्रतिक्रिया की संभावना होने की संभावना को बढ़ाया जा सके। समझ में आ रहा है? इसे हम कंडीशनिंग कहेंगे। ठीक है, कंडीशनिंग दो टाइप की यहाँ पर है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा ओपेरेंट कंडीशनिंग, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग आईपी पावलोव का जो सिद्धांत में आपने देखा होगा, और ओपेरेंट कंडीशनिंग जो है वो बीएफ स्किनर के सिद्धांत में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने बीएड में, है ना, और डीएलएड इत्यादि जो भी आप किसी भी एजुकेशन के कोर्स में आप अगर हैं तो इन दोनों चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिप्लेस किया जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई बाहर एक ऐसा उद्दीपक रखा जाता है जिसको देखकर जो जानवर या जो व्यक्ति है वो उत्तेजित हो जाता है और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है स्वतः ही। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसी महत्वपूर्ण उत्तेजना के साथ जोड़कर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना, जैसे पावलोव का उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसमें किसी विशेष व्यवहार को किसी परिणाम के आधार पर सुधारा जाता है। ठीक है ना, किसी व्यवहार को किसी परिणाम द्वारा सुधारा जाता है, जैसे कि बीएफ स्किनर ने चूहे को या कबूतर को 8 इस तरह से कबूतर को इस 8 रास्ते पर चलना सिखा दिया था, है ना, या फिर चूहे को स्किनर बॉक्स में जो है बटन दबाना उन्होंने सिखा दिया था चूहे को। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, जो है सब ऑपरेंट कंडीशनिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, तो एक अच्छा, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ भी हमने दिया है कि अच्छा बच्चा व्यवहार करने पर इनाम प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो अच्छे व्यवहार को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, बार बार दोहराता है। ठीक, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया। विधियाँ कौन कौन सी हैं? पुरस्कार, दंड का उपयोग किया जाना, है ना, ये कंडीशनिंग की विधियाँ हैं। समझ में बात आ गई होगी। तो संक्षेप में यदि इन तीनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पर समझें तो जो कंडीशनिंग है मुख्य रूप से व्यवहार को प्रभावित करने और उसे बदलने पर केंद्रित होती है, जबकि शिक्षण और अन्वेषण में विचार, ज्ञान और कौशलों पर ध्यान दिया जाता है ना। कंडीशनिंग एक अधिक स्वचालित और अवचेतन प्रक्रिया होती है। कंडीशनिंग अवचेतन प्रक्रिया है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपके व्यवहार को बदल देती है, जबकि शिक्षण और अन्वेषण एक विचारशील, सजग, समझ और विचारशील प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है,
बात समझ में आ गया होगा। आशा है इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी चीज़ें आपने समझी होंगी। सभी की सभी चीज़ें शिक्षण से संबंधित हमने यहाँ पर समझी हैं और शिक्षण के लगभग सभी पहलुओं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें। आपके कंपटीशन्स एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, आपके अलग अलग एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये साबित होगी। वीडियो में आप अंत तक बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस जो हैं लगातार प्रोवाइड की जाती रहती हैं, जो आपको आगे आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में आपकी सहायता करेंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।